नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और अब बात महाराष्ट्र में ये जानने की कि इंडिया आगे है या एनडीए, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और मात्र 2 महीने बाद इधर लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित शरद पवार ने पहले ही ताल ठोक दी। अब की बार 400 पार की तर्ज पर दावा कर दिया कि महाविकास अघाड़ी इस चुनाव यानी 288 में से 225 सीटें जीतेगा, जिसके बाद महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहते हुए जमकर निशाना साधा। अमित शाह के तीखे आरोपों पर खुद अजित पवार असहज दिखे। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बचते निकले। हालांकि इन आरोपों पर मोर्चा संभाला शिवसेना उद्धव गुट ने और अमित शाह की तुलना आदिल शाह से कर डाली। यानी महाराष्ट्र की सियासी पिच मुद्दों से पहले बयानों से गर्माती नजर आ रही है। देखिए इसी पर महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई कैसे औरंगजेब और सरगना पर आई। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई औरंगजेब और सरगना पर आई। लोकसभा में जीत, विधानसभा की तैयारी, क्या मराठा मानुष पड़ेगा सब पर भारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल माहौल बनाने में लगे। राज्य में तोड़फोड़ और लुभाने का खेल चल रहा है। नेताओं की निष्ठा बदल रही है। किसी को पुराना दल याद आ रहा है तो कोई नए दल में एडजस्ट होने में लगा है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र पहुंचे तो उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार थे। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पुणे में प्रदेश बीजेपी के अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पिछड़ने की टीस दिखी तो उन्होंने इसके लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि ऐसा भ्रम का जाल बनाया जिसमें लोग फंसे, लेकिन आगे ऐसा नहीं करना। उन्होंने मराठा आरक्षण की याद दिलाई और कहा कि मोदी सरकार ही है जिसने ऐसा किया। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है और जब जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझ कर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में? बताइए जरा। अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे। हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। अमित शाह ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा तो अपनी पार्टी के लिए आगे का माहौल भी बनाया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं,
कि अमित शाह ने क्या बोला। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने करारा जवाब दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र 400 साल पहले ना आदिल शाह के सामने झुका था, ना अमित शाह के सामने झुकेगा। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। आज आदरणीय शरद पवार साहब इनके लिए सरगना हो गए। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार को वैधता का दर्जा दिया है। जितने भी नेतागण जिन्हें वो खुद भ्रष्ट कहते थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है। वॉशिंग मशीन प्रोसेस जो है उसके जरिए ये भ्रष्टाचारियों को वैधता का दर्जा दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में बात ना करे तो अच्छा है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच मुकाबला है। अभी महायुति की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह का फैसला महाराष्ट्र से आया है उससे राजनीतिक दलों में आशा जगी। महाराष्ट्र चुनावों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर है। उनकी पार्टी के सांसद महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। यूपी ने बड़ा खेल किया है। यूपी ने जो है 43 एमपीज यूपी से चुनकर आए हैं। समाजवादी के 37 हैं, हमारे दूसरे दल के साथ में हैं और उनको वो पीडीए लागू करके किया है। इस तरह से हम यहाँ पे ना मिशन महाराष्ट्र शुरू करके उनको बुरा करके ना ये शुरुआत करना चाहते हैं। इलेक्शन का टाइम अभी चल रहा है हमें, और मुंबई जो है ना मिनी उत्तर प्रदेश है। हर जिले के, हर गांव के मुंबई में लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों ने वहाँ चुनकर दिया है, तो वो यहाँ भी चुनकर देंगे। इसलिए हम उनको बुलाया जा रहा है कि उनकी रणनीति समझी जाएगी, पीडीए लागू किया जाएगा और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें चुन के लाने की पूरी कोशिश अखिलेश जी के नेतृत्व में की जा रही है। यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे कमाल दिखाने वाली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी इस फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी में है और वो महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के सामने सीटों की डिमांड रखेगी। राज्य में समाजवादी पार्टी पहले से चुनाव लड़ती आ रही, उसे यहाँ सफलता भी मिलती रही। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने दांव चलना शुरू कर दिया। नेताओं के दौरे लगातार जारी। सरकार की ओर से चुनावों को देखते हुए लाडली बहना जैसी योजनाएं लागू की जा रही, लेकिन इन सब का उद्देश्य विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना। तो यानी एक और परीक्षा की बारी। अब बारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है और 2 महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए तमाम पार्टियों में रस्साकशी और तैयारी तेज है। महाराष्ट्र को विधानसभा के लिहाज से 5 भागों में 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। वो आपको बता दें, मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र भी इसके अंतर्गत आता है। अब कौन कहां कितना मजबूत है वो दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मराठवाड़ा को समझिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अच्छी जीत यहां पर देखने को मिली थी। लोकसभा के लिहाज से 2024 में बीजेपी को हालांकि यहां पर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहां जो है मराठा आंदोलन से बीजेपी शिवसेना दोनों को नुकसान पहुंचा। अमित शाह जरूर कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद नुकसान हुआ। इस बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल मैदान में उतरे हैं और उन्होंने धमकाया है, अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया गया तो बीजेपी शिवसेना को नुकसान पहुंचाएंगे। वो उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। अब अगला क्षेत्र देखिए, कोंकण की बात कर लेते हैं। कोंकण में देखिए क्या समीकरण नजर आते हैं। 2019 विधानसभा में शिवसेना बीजेपी की अच्छी सीटें कोंकण क्षेत्र में आई थी, लेकिन उद्धव की पार्टी में टूट के बाद क्या हुआ? बीजेपी शिवसेना का रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर और ठाणे जैसी लगभग सभी सीटों पर कब्जा देखने को मिला। अब कोंकण में ही आने वाले मुंबई की 6 में से 3 सीटें उद्धव ठाकरे गुट ने हालांकि जीती थी और जाहिर है इस बार कोंकण में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी जीत के लिए सारी कोशिशें करेंगी। उत्तर महाराष्ट्र, अब इसकी अगर बात समझना आप चाहें तो देखिए क्या नजर आता है उत्तर महाराष्ट्र में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर कौन कितना आगे या कौन कितना पीछे है वो दिखाते हैं आपको। उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा गढ़ है दरअसल बीजेपी का। बीजेपी को उम्मीद भी सबसे ज्यादा यहीं से है। इसके अलावा इस बार
इस बार के चुनाव में बीजेपी और विपक्ष का स्ट्राइक रेट हालांकि यहां पर 50-50% का रहा बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद, लेकिन विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपना दबदबा कायम करना चाहती है। जोर आजमाइश यहां पर जबरदस्त रूप से देखने को मिल रही है। उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से की ताकत बीजेपी जरूरत पड़ने पर साथ उनको ले सकती है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। अब आइए उत्तर महाराष्ट्र के बाद एक और क्षेत्र की बात करते हैं, यह है विदर्भ, जहां सबसे ज्यादा किसानों की हत्या के मामले सामने आते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ था। इस क्षेत्र में 2014 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। प्रचंड यहां पर बीजेपी को मार्जिन हासिल हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में विदर्भ में कम सीटें आने से बीजेपी का सत्ता का सपना हालांकि टूटा, चकनाचूर हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव की बात अगर हम करें तो उन नतीजों में भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। विदर्भ में कांग्रेस मजबूती से एक बार फिर उभरती हुई नजर आई। कुल मिलाकर के आप जानते हैं महाराष्ट्र में 13 सीटें मिली हैं। अब आइए पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट होने के साथ साथ राजनीति में सबसे ताकतवर जिला पश्चिम महाराष्ट्र को माना जाता है। कैसे, तो वो जान लीजिए। शरद पवार की एनसीपी और बीजेपी की सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिलती है और कैसे वार पलटवार हो रहे हैं वो भी आपने देखा। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिहाज से 2024 में कांग्रेस, एनसीपी, शरद यहां से उभरी है। शरद पवार गुट एक बार फिर पकड़ मजबूत होती नजर आई और इस लिहाज से इस बार जो है फाइट कांटे की नजर आ रही है और ज्यादा बड़ी और कड़ी नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल है। टूट फूट, बंटवारा और सीट शेयरिंग से लेकर लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को चौंकाया और अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि कुछ समय पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बीच जोर आजमाइश हुई थी, जिसमें महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रहा। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नतीजे चाहे जो रहे, लेकिन महाराष्ट्र की हर पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उसी का डंका बजे और विधानसभा में लोकसभा चुनाव से हटकर परिणाम आए। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महायुति की सरकार आने वाली है, क्योंकि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे और महाविकास आघाड़ी के बीच में सिर्फ 31 सीट का अंतर है और वो हम इजीली कवर करेंगे। लगभग 200 विधायक आज के दिन पे हमारे पास है और सब महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार का एनसीपी साथ में मिलकर हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। लोकसभा का जो मुद्दा है वो अलग है, विधानसभा का जो मुद्दा है वो एकदम ही अलग है और यहाँ पर लोकल इश्यूज है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ही सरकार आने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिलकर पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, आज मराठा आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है, ओबीसी आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर केंद्र में सरकार बनती थी किसी समय, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने एक प्रकार से नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास है नहीं। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर केवल 17 सीट आती है तो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जब 288 में से 200 से ज़्यादा सीटें महाविकास जीतेगी तो महायुति के पास कम सीटें बचेंगी। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी 200 से ज़्यादा सीटों को पार करेगी और एक अच्छी खासी स्वस्थ सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। ये सही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति की हार हुई है। इस तरह से उनका मनोबल भी डाउन है और आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो महिलाओं के खाते में 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है मध्य प्रदेश पैटर्न पर, पिछला चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसी योजना के बल पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत की है। इसका कितना चुनाव में लाभ होगा ये तो आज नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव होने में भी 2 से 3 महीने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से ही विधानसभा में चुनाव या परिणाम आएंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ मजबूत गठबंधन है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने यह तय कर लिया है कि तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में बात नहीं बन पा रही। संजय राउत का कहना है कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, तो दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पर पत्ते नहीं खोले जाने की भी आवाज उठ रही है। महाविकास में मतभेद होते हैं। एक परिवार में
जब लोग रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता, कोई कलह नहीं होती। हमारे महाविकास आघाड़ी में 288 विधानसभा है, तीनों दल में बहुत अच्छी सहमति है, खास करके आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुलह होती है, कलह होती है महायुति में। वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर पेंच फंस रहा है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में 90 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों ही पार्टियों को इतनी सीटें मिलती हैं तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। जागों का जो बंटवारा है वो हमारे नेते करेंगे। जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित दादा बैठ के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। उनके पार्टी के लोग कतार में हैं, हमारे संपर्क में है, तो आप ये चिंता मत करो कि हमारे वहाँ जा रहे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि उनको गठबंधन करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो उनके ऊपर एक जो हमेशा आरोप लगता है कि ये पहले मित्रों को जोड़ती है और जब मजबूत होने के बाद उनको छोड़ती है। आज तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नुकसान हुआ है या जो भी लाभ होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। साफ है, महाराष्ट्र की सियासत में एक नई रार शुरू होती दिख रही। सामने 24 का चुनाव है। इस बार लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा की सत्ता का सवाल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट पहले के मुकाबले थोड़ा बिगड़ा है और ऊपर से इसी साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का पारा भी अब बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों पर एक नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में भी 9 सीटें आई, तो वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली, तो अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई। रार छिड़ी है। ऐसे में 2024 के चुनाव में पहले दोनों गठबंधन के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। महाराष्ट्र के कुल 48 लोकसभा सीटों पर पहले बात एनडीए के करते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट रहा 32%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 25% के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सीट जीती। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो 43% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 43%।